सकता है। और पॉइंट नंबर 227 है, और इसमें इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन का सिनेरियो है, लेकिन उसके साथ क्या है, हाइपोकैल्सीमिया है। तो ये 3 टाइप्स होती हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, यानी जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल एलिवेटेड होते हैं। एक प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, फिर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, और फिर टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। तो अनलाइक अदर हार्मोन्स, इसके अंदर ये सीन होता है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का एडिनोमा होता है, कोई ट्यूमर होता है बेनाइन, उसकी वजह से होता है, या फिर कैंसर की वजह से हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम के लेवल एलिवेटेड होते हैं, फॉस्फेट के लेवल डिक्रीज्ड होते हैं, और पैराथायरॉयड हार्मोन के जो लेवल होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो होगा क्या कि हमारे सीरम के कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज होंगे, लेकिन किस मैकेनिज्म के थ्रू होंगे, कि हमारी बोन से रिजॉर्प्शन कैल्शियम की इंक्रीज हो जाएगी, किडनी के थ्रू कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, और जो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये पैराथायरॉयड हार्मोन को हम लोग फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और फिर क्या होगा कि एक इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है कि ये जो है ना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के ऊपर एक्ट करता है, और वहां से भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। तो ये निमोनिक में अक्सर बोलती होती हूँ कि पेनफुल बोन्स होती हैं, रीनल स्टोन्स होते हैं, एब्डोमिनल ग्रोन्स होते हैं, और साइकिक मोन्स होते हैं। तो ये 5 इफेक्ट होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से। जो प्राइमरी कॉज होता है उसके अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड का कोई एडिनोमा भी हो सकता है, उसका कोई कैंसर भी हो सकता है, और उसके अंदर ये हमारे बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स, मोन्स, ये वाले फीचर्स होते हैं। पेनफुल बोन्स होती हैं, फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास हो जाती है, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ये बोन्स के ट्यूमर होते हैं ब्राउन कलर के, वो होते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों होते हैं रीनल स्टोन्स, क्योंकि हमारी जो होती है गट, वहां से कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो जो है ना इंक्रीज हो गई होती है, सीरम के अंदर लेवल जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं कैल्शियम के, इस वजह से रीनल स्टोन्स होते हैं। एब्डोमिनल ग्रोन्स क्यों होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है इंक्रीज कैल्शियम की वजह से। साइकिक मोन्स क्यों होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन और सीजर्स होते हैं, ब्रेन के अंदर भी कैल्शियम की इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से ये होता है। तो सारी जगह पे चूंकि हमारे पास ओवरऑल सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल डिक्रीज हो रहे हैं, और बाकी जगह पे कैल्शियम के लेवल जो हैं वो सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल इंक्रीज होंगे, बाकी जगह पे कैल्शियम के लेवल डिक्रीज होंगे, बोन के अंदर कैल्शियम डिक्रीज होगी, और हमारी कहाँ पे होगी, सीरम में ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मैकेनिज्म है, जिसमें कोई पैराथायरॉयड ग्लैंड की पैथोलॉजी है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स तो एलिवेटेड होते हैं, लेकिन अंडरलाइन जो इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है वो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, या क्रोनिक किडनी डिजीज होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि विटामिन डी की जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है, उसमें जो उसकी सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन होती है जो 1 पोजीशन पे होती है, वो किडनी के अंदर होती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर। और बाकी क्या होता है कि फॉस्फेट के लेवल्स तो एलिवेटेड ही हैं, क्योंकि फॉस्फेट की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हो रही है, और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो एलिवेटेड है। तो आपने बेसिकली ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंशिएट करना है, एक तो कॉजेज की बेसिस पे करना है, वो पैथोफिजियोलॉजी आपके जहन में होगी। बाकी आपने लैब्स के बेसिस पे करना है। तो लैब्स में ये है कि अगर कैल्शियम के लेवल एलिवेटेड होते हैं, फॉस्फेट के डिक्रीज होते हैं, और पैराथायरॉयड हार्मोन्स के लेवल एलिवेटेड होते हैं, तो वो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। सेकेंडरी जो हमारे पास होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कैल्शियम के लेवल डिक्रीज्ड होते हैं, फॉस्फेट के जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और पैराथायरॉयड के इंक्रीज ही होते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ना, तो पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल सबके अंदर ही एलिवेटेड होंगे। फिर जो टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, ये उस वक्त होता है जब सेकेंडरी अनट्रीटेड होता है। तो सेकेंडरी जब अनट्रीटेड होता है तो वो टर्शरी के अंदर चला जाता है, जहां पे क्रोनिकली जो है ना, ये पर्टिकुलरली क्रोनिक रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो डायलिसिस के अंदर होते हैं, जिनके अंदर प्रोलॉन्ग सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, तो उनके अंदर तीनों के लेवल्स एलिवेटेड होते हैं, कैल्शियम के भी, फॉस्फेट के भी,
और पैराथायरॉयड हार्मोन के भी। ये जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है, इसके अंदर सेकेंडरी जो है ना हाइपरट्रोफीड होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, यानी किडनी की कंडीशन थी जिसने अब बोन्स को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट डाइड विच ग्लैंड्स आर हाइपरट्रोफीड। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोनिक रीनल डिजीज जो होती है इसमें कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे पास हाइपरट्रोफीड होते हैं। सेकेंडरी हाइपरट्रोफी कौन से ग्लैंड्स की होती है, वो जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हम लोग बोल रहे होते हैं, तो वो उसमें कौन से ग्लैंड्स हाइपरट्रोफीड होते हैं ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पेशेंट वाज हैविंग नेक मास एंड हैज हैड surgery done for that. Now he has hypocalcemia, hyperphosphatemia, and after giving injection of parathyroid hormone, the amount of CAMP, cyclic AMP in urine increases. What is underlying cause? ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब हमारी थायराइडेक्टमी हो जाती है तो उसके बाद हमारा क्या कंडीशन डेवलप होती है। थायराइडेक्टमी के बाद पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी होती है जिसे पोस्ट थायराइडेक्टमी हाइपोकैल्सीमिक टेटनी भी कहते हैं। स्पैज्म हो जाते होते हैं, मसल स्पैज्म और ट्विचिंग होती है। फिर उसके बाद व्हाट मैनेजेस द लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के अंदर बेसिकली जो आपके पास एक डिफरेंशियल के अंदर हार्मोन आता है वो कैल्सीटोनिन होता है, और इन दोनों के फंक्शंस एंटागोनिस्टिक होते हैं। कैल्सीटोनिन ने कैल्शियम के लेवल को सीरम के अंदर डिक्रीज करना है, पैराथायरॉयड ने इंक्रीज करना है। जब भी फॉस्फेट और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो उसके अंदर जो प्राइमरी रोल होता है वो पैराथायरॉयड का होता है। फिर एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या होता है कि इसने एडिनालाइड साइक्लेज को स्टिमुलेट करना होता है। फिर रीनल फेलियर है, पेशेंट विद लंबर पेन, रीनल स्टोन्स, कैल्शियम 13, पंच्ड आउट लीजन्स। तो ये सारे इन्होंने इफेक्ट्स शो किए हुए हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के, कि उसको स्टोन्स भी हैं, उसकी जो है ना हाइपर कैल्सीमिया भी है, और उसकी बोन के अंदर पंच्ड आउट लीजन्स भी हैं, लंबर पेन भी है। फिर उसके बाद 58-year-old diabetic patient developed bone pain in his hands. On exam, no joint abnormalities were noticed. His labs were serum calcium कितना है 7.8 से ज्यादा है, सीरम फॉस्फेट कितना है 5.7 से ज्यादा है, सीरम क्रेट कितना है 7.8 है। ठीक है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हिज कंप्लेन, तो कैल्शियम डिक्रीज है, फॉस्फेट इंक्रीज है, साथ में क्रेट इंक्रीज है। तो आपके ख्याल में क्या एबनॉर्मेलिटी होगी? कैल्शियम डिक्रीज है, फॉस्फेट इंक्रीज है, सीरम क्रेट इंक्रीज है, बोन पेन्स है उसको, और व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हिज कंप्लेन्स, इनका क्या कॉज है। फिर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसके कॉजेस के अंदर फैनकनी सिंड्रोम होता है जो कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स कॉज करता है। फिर यही थायराइडेक्टमी के बाद चाहे बिल्कुल इमीडिएटली बात कर लें, चाहे आफ्टर 10 days ऑफ थायराइडेक्टमी बात कर लें, पेशेंट विल प्रेजेंट विद द डिक्रीज कैल्शियम एंड इंक्रीज मसल क्रैम्प्स। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास पार्शियल थायराइडेक्टमी डन, हम इसी वजह से पार्शियल थायराइडेक्टमी कर रहे होते हैं ताकि हम अपने पैराथायरॉयड ग्लैंड को सेव कर लें। फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर थायराइड इज स्पेयर्ड ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी टू अवॉइड डैमेज टू। तो किसको डैमेज हमने अवॉइड करना होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड को। ये जो अभी मैंने आप लोगों को सिनेरियो बताया था ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का था, जिसके अंदर कैल्शियम के लेवल डिक्रीज थे और फॉस्फेट के लेवल इंक्रीज थे और पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल भी इंक्रीज थे। टर्शरी के अंदर तीनों चीजें ज्यादा होती हैं, टर्शरी को याद रखना, उसमें तीनों चीजें ज्यादा होती हैं, उसमें कैल्शियम भी ज्यादा होती है, उसमें फॉस्फेट भी ज्यादा होती है, उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन भी एलिवेटेड होता है। टर्शरी उस वक्त होता है जब क्रॉनिक अनट्रीटेड सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सीकेडी की वजह से होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से होता है। फिर हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द फॉलोइंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है क्योंकि वहां से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आ रहा होता है। एडीएच एंड वेजोप्रेसिन कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? प्रोड्यूस ये हाइपोथैलेमस से होते हैं, और हाइपोथैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस होता है जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? सुप्रा ऑप्टिक होता है कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है?
ये आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद मैन विद इंक्रीज थर्स्ट एंड चेंज्ड बिहेवियर यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज देयर इज अ लीजन ऑफ, ठीक है। अगर हमारे पास थर्स्ट इंक्रीज है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी के कम होने का क्या मतलब है, एडीएच रिलीज ही नहीं हो रहा, जो कि जो है ना वो यूरिन के अंदर वाटर रिलीज होता जा रहा है, वाटर बिल्कुल भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो उसके अंदर हाइपोथैलेमस की लीजन है जिसकी वजह से एडीएच प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा। फिर विच हाइपोफिजियल स्ट्रक्चर रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस वाया हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। तो हमारे दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं हमारे इसके पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये दोनों हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है उसका ब्लड वेजल्स के थ्रू कनेक्शन होता है, और वो जो कनेक्शन सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसके अंदर न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। फिर विच इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन, न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन में ये आपके एडीएच और ऑक्सीटोसिन आते हैं। दो न्यूक्लियस को हार्मोन के हवाले से आपने याद रखना है, एक सुप्रा ऑप्टिक है और एक पैरावेंट्रिकुलर है। तो आपने ये याद रखना है, दो ओ इकट्ठे नहीं आते। तो ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये पैरावेंट्रिकुलर से प्रोड्यूस हो रहा है। सुप्रा ऑप्टिक के अंदर ओ है ना, तो वो ऑक्सीटोसिन के साथ नहीं आ सकता, वो एडीएच का जो है ना वो प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो एडीएच प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है, हाइपोथैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस है जो एडीएच प्रोड्यूस कर रहा है। ये आप लोगों ने मेजॉरिटी ने सही आंसर दिया हुआ है, डॉक्टर नसरीन, डॉक्टर आतिका, डॉक्टर बख्तावर, एक्सेलेंट, डॉक्टर कायनात और डॉक्टर यशरा, वेल डन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा है एडीएच, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो ऑक्सीटोसिन है ये पैरावेंट्रिकुलर एरिया से प्रोड्यूस हो रहा है। ये सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में रिलीज हो रहा होता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि ये भी कल एमसीक्यू आया हुआ था कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें जो यूट्रस होता है वो मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीज कर जाते हैं। ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग जो हमारी एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर होती है उसके अंदर। फिर विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस फीडबैक फॉर द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के अंदर जिसका रोल है वो कौन से वाला है, जिसने गोनाडोट्रोफिन्स पे जाके एक्ट करना है, वो GnRH है जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है, और फिर वो पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोफिक, फिर वो ओवरीज पे एक्ट करके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और LH वगैरह रिलीज करवाएंगे। फिर 30-year-old women has anterior lobe of her pituitary gland removed surgically because of a tumor without hormone replacement therapy, which of the following would occur post surgically। ठीक है, तो ये मैंने कल आप लोगों से पूछा भी था और आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया भी था कि जब हमारी ये सर्जरी होती है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी हमारा रिमूव हो रहा होता है, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, एब्सेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है। उसके अंदर क्या होता है कि मेंसेस और पीरियड्स नहीं होते क्योंकि गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स नहीं आ रहे होते। बाकी जी कौन से दो हार्मोन्स है, एक तो आप लोगों को पता है ना कि प्रोलैक्टिन है, और प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है। दूसरा हमारा एक और हार्मोन है जिसका इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है। किसी को पता है कि कौन सा होता है? दो हार्मोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस तो एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ देयर रिलीजिंग हार्मोन इनके इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं। प्रोलैक्टिन के अलावा दूसरा कौन सा है, ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। फिर उसके बाद पेशेंट डेवलप साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन एग्जिस्ट, द टाइप ऑफ द सेल्स मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज इन पिट्यूटरीज। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं हमारे, ये पिंक कलर के होते हैं, ये इओजिनोफिलिक जो स्टेन होता है उससे स्टेन हो रहे होते हैं। फिर 15-year-old टॉल गर्ल विद द मेमोरी डिस्चार्ज इंक्रीज प्रोलैक्टिन विल शो। तो अगर मेमोरी डिस्चार्ज है तो उसके अंदर क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन है। तो जो आपका प्रोलैक्टिन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, ये दोनों जो हैं ये क्या करेंगे, ये इओजिनोफिल्स को इंक्रीज करेंगे। हाँ जी, और मुझे बताते जाएं आप लोग, मैं बताती हूँ आपको। पेज नंबर 168 है, 168 है पेज नंबर, ठीक है। 229 पॉइंट है, टायरोसिन डेरिवेटिव डजंट इंक्लूड।
तो टायरोसिन के डेरिवेटिव्स के अंदर प्रोलैक्टिन नहीं है, उसके अंदर डोपामिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन और थायराइड वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद ये कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइटरी प्रिकर्सर हमारे सेरोटोनिन का कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। फिर जी मुझे बताइएगा कि ये जो हमारे होते हैं टू पॉजिटिव फीडबैक वाले होते हैं हमारे मैकेनिज्म्स, ये कौन से होते हैं? बाकी तो हमारे सारे जो होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एक्ट करते हैं ना, लेकिन दो मैकेनिज्म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एक्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं ये आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में। फिर ये फीडबैक इनहिबिशन का क्या रोल होता है कि इन्होंने हार्मोन्स को लेके आना होता है टुवर्ड्स देयर नॉर्मल लेवल। इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन स्टैटिक, और वो जो हम कहते हैं ना क्लोज टू मीन वैल्यू, ये मेंटेन रहता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। उसमें क्या होता है कि अगर एक हार्मोन के लेवल ज्यादा होने लग जाता है तो बाकी जो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो टुवर्ड्स नॉर्मल आ रहा होता है। ठीक है, ये जो है डॉक्टर आतिका स्पेशली एक्सेलेंट आपके लिए, क्योंकि आपने बताया है ये ग्रोथ हार्मोन होता है। तो याद रखना है दो हार्मोन्स को, कि ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो है ना, इनके इनहिबिटरी हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से, बाकी के तो रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं जिन्होंने उनकी सिक्रीशंस को ज्यादा करवाना होता है। लेकिन ये दो हार्मोन्स एक्सेप्शन है जिनके इनहिबिटरी हार्मोन्स आ रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन का वो इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो सोमैटोस्टैटिन होता है, वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है या डोपामिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है। तो ये दो होते हैं जिनके इनहिबिटरी हार्मोन्स आ रहे होते हैं। हम एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और एक्सेप्शंस बहुत पूछी जाती हैं। जैसे ये पॉजिटिव फीडबैक वाला आप लोगों ने इतना मजे का आंसर दिया हुआ है कि ये जो हीमोस्टेसिस वाला जो कोएगुलेशन वाला मैकेनिज्म होता है और जो चाइल्ड बर्थ वाला मैकेनिज्म होता है, ये दोनों हमारे पॉजिटिव फीडबैक वाले होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव फीडबैक वाले होते हैं। एक्सेलेंट, अमेजिंग। फिर ये मैंने आप लोगों को प्यूबर्टी की स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट सेकेंड स्टेज होती है और लास्ट स्टेज होती है। 3 स्टेजेस होती हैं जिनको टैम के निमोनिक से याद रखना है, TAM, थिलार्की, एड्रेनार्की और मेनार्की। ठीक है, एसिडोफिलिक और इयोसिनोफिलिक 2 हार्मोन्स होते हैं हमारे, एक प्रोलैक्टिन एक ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक्सीलेंट। ये डॉक्टर ज़ारा ने इतना मजे का कोरिलेट करवाया हमें कि एक तो ये जो दोनों प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन है, इनके जो हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स आ रहे होते हैं हाइपोथैलेमस से। और दूसरी बात ये भी है, एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है जो कि हमें कोरिलेट करके उसको याद रखने में आसानी होगी कि ये दोनों एसिडोफिलिक भी हैं। अमेजिंग, अमेजिंग डॉक्टर ज़ारा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एट प्यूबर्टी द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज। तो टेस्टोस्टेरोन ने क्या करवाना होता है, ये जो बॉयज के अंदर उनकी वॉइस थिक हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो है ना डीपनिंग ऑफ द वॉइस होती है, तो थिकनिंग ऑफ लेरेंजियल कार्टिलेजेस होते हैं। फीमेल के अंदर टैम के निमोनिक से आपने याद रखना है थिलार्की होती है, जो ब्रेस्ट बड की डेवलपमेंट होती है, ये फर्स्ट साइन होता है इन द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी। फिर उसके बाद एड्रेनार्की होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये जो हमारे प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। और मेनार्की होती है जो कि लास्ट स्टेज होती है जिसमें पीरियड्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद प्यूबर्टी क्यों होती है, गोनाडोट्रोफिन्स के इंक्रीज होने की वजह से। और अगर ये प्यूबर्टी का ऑनसेट बिफोर टाइम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लाइक जो है ना 8 ईयर्स की गर्ल है और उसके अंदर प्यूबिक एक्सिलरी हेयर डेवलप हो गया, ब्रेस्ट बड की डेवलपमेंट हो गई है, मेनार्की उसका स्टार्ट हो गया, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ठीक है, फिर एबनॉर्मली ये वाली कंडीशन होती है उन ट्यूमर्स के अंदर जो आपके ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पास किस तरह की कंडीशन होती है, क्या लोकेशन होती है। ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये हमारे किसके अंदर होता है, हाइपोफिजियल फोसा के अंदर लोकेटेड होता है। और ये जो होता है ये किसके ऊपर लाए कर रहा होता है, इसके सुपीरियरली क्या होता है, इसके सुपीरियरली जो है ना वो वाली कंडीशन होती है, वो होते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं ऑप्टिक क्याज्मा। तो अगर इसकी इनलार्जमेंट होती है, ये प्रेशर इफेक्ट कॉज करता है और ये कंप्रेस करता है ऑप्टिक क्याज्मा को, जिसकी वजह से एक आईज के अंदर लीजन होती है, बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया।
ये वाली कंडीशन होती है। और यही ऑप्टिक क्याज्मा वाली कंडीशन ये कर रही होती है, जो कि मेजॉरिटी ने बताया हुआ है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है। जो विरलाइजेशन होती है ना डॉक्टर मरियम, ये हमारी होती है कि नॉर्मल फीमेल के अंदर जो मैस्कुलिन फीचर्स डेवलप होते हैं, लाइक एग्जेसिव बॉडी हेयर डेवलपमेंट होती है या बेयर डेवलपमेंट होती है, तो इस तरह वाले फीचर्स होते हैं विरलाइजेशन वाले। या एम्बिगुअस जेनिटेलिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, उनका जो क्लाइटोरिस एनलार्ज्ड होता है और वो बिल्कुल इस तरह की अपीयरेंस होती है कि जैसे ये पिनस से रिजेंबल कर रहा होता है, तो वो विरलाइजेशन होती है। बाकी फिर हमारे पास मजीद आगे ये होता है कि नंबर ऑफ मेच्योर स्पर्म इन 1 ml ऑफ द सीमन। अब ये बिल्कुल वो हैं लॉजिस्टिक्स जो होती हैं, याद रखने वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। सीमन वो फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स कंटेन्ड होते हैं। 1 ml ऑफ द सीमन के अंदर 100 मिलियन मेच्योर स्पर्म्स होते हैं। नॉर्मल स्पर्म की वेलोसिटी कितनी होती है? 1 to 4 मिलीमीटर्स पर मिनट। और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं स्पर्म्स जो होते हैं, इनकी स्टोरेज साइट कौन सी होती है, ये आप लोगों ने बताना है। अमाउंट ऑफ द सीमन इजैक्यूलेटेड ड्यूरिंग ईच क्वाइटस 3.5 ml रिलीज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ द स्पर्म इन 1 ml कितने हैं? 100 to 120 मिलियन। और इन वन इजैक्यूलेशन 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स नीडेड फॉर फर्टिलिटी ये 20 मिलियन है। ये वाला सवाल पूछ रहे होते हैं कि इसका एक तो लाइफ स्पैन टोटल कितना होता है और फिर ये एक्टिव कितनी देर तक रहते हैं। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 24 से लेके 72 आवर्स तक का होता है, और ये एक्टिव कितनी देर तक रहते हैं? 24 से लेके 48 आवर्स तक एक्टिव रहते हैं। 2 दिन तक एक्टिव रहते हैं, 3 दिन इनका लाइफ स्पैन है टोटल, ठीक है। ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़े लोगों को कंफ्यूजन हो रही होती है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अमेजिंग। डॉक्टर नसरीन, ओनली किंग वेगिटो, डॉक्टर नबीला और डॉक्टर बख्तावर, एक्सेलेंट। एपिडिडमस के अंदर इनकी स्टोरेज साइट होती है। और इनकी मोटिलिटी कहाँ पे ये एक्वायर करते हैं? जो मेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटिलिटी किस पार्ट पे डेवलप होती है, कौन से रीजन में डेवलप होती है? फिर फुल रीजनरेशन ऑफ द स्पर्म टेक्स हाउ मेनी डेज? 64 ईयर्स का टाइम होता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर रिक्वायर्ड होता है। इन मेल जेनिटल डक्ट स्पर्म कैन लिव अप टू सेवरल वीक्स। फिर रीनल थ्रेश होल्ड ग्लूकोज के लिए कितना होता है? 200 मिलीग्राम्स पर DL। तो इसको ये याद रखें, 200 वाला जो पॉइंट है ना वो आपने अपने हवाले से याद रखना है कि ये जो है ना 200 मिलीग्राम पर DL एक्सटेंडेड वैल्यू है, तो इसको याद रखना है। ये रीनल थ्रेशोल्ड है, इससे ऊपर अगर ग्लूकोज का लेवल होगा तो फिर वो यूरिन में आने लग जाएगा, ग्लाइकोज्यूरिया हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है इन स्पर्मियोजेनेसिस एक्रोसोम रिएक्शन बाय। तो एक्रोसोम रिएक्शन होता है, ये जो स्पर्म का हेड होता है उसके अंदर लाइजोसोम्स होते हैं जो कि डिग्रेडेटिंग एंजाइम होते हैं। अच्छा, लाइजोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं? अभी सेल फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ कर आए हुए हैं, तो लाइजोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है, ये जो ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन होती है उसमें जो यूट्रस की रिग्रेशन होती है और जो ब्रेस्ट रिग्रेशन होती है आफ्टर पार्ट्यूरेशन, जो यूट्रस अपने नॉर्मल साइज पे आता है वो भी लाइजोसोम्स की वजह से आता है। एक्रोसोम बना कौन रहा होता है? गोल्जी ऑपरेटस बना रहा होता है। स्पर्म्स इन एपिडिडमस हैज डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मेजॉरिटी सब लोग आंसर्स दें, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को कंफर्म करती हूँ, ठीक है। ये आज आप लोगों की प्रपोर्शन कम है जो लोग जवाब दे रहे हैं। अपनी क्लासेस रेगुलर लिया करें, और जो है ना क्योंकि ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए हैं। ऑल दो पहले भी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन इंटरेक्टिव सेशन करवाने का ये फ़ायदा है कि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है ना वो रिपीट होती हैं, रिविजन होती है बार बार। और इस तरह की रिविजन बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है कि जैसे पूरी रफ़ी आपको महीने के अंदर करवा देना, इतनी स्पीडीली मूवमेंट नहीं होती है बाकी जगहों पे। फिर उसके बाद एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म्स के अंदर क्या होता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। फिर उसके बाद जी हमारे पास आता है विद स्ट्रक्चर कंटेन लाइसोजाइम लाइक एंजाइम्स। तो एक्रोसोम्स के अंदर लाइसोजाइमल एंजाइम होता है, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया हुआ। इसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। एक परऑक्सीजोम होती है, उसके अंदर भी हमारे पास एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। जो होते हैं ना जो कैटालाइसिस कॉज करते हैं वो वाले एंजाइम होते हैं, यहाँ पे वही वाले होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अमेजिंग।
फिर उसके बाद जी हमारे पास आता है एक्रोसोम कैप सिंथेसाइजेस फ्रॉम, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिंथेसाइज होती है। द पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये ना दो कवर्स होते हैं ओवरीज के अराउंड, जो उनका ओवा होता है उसके अराउंड। एक उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं जो कि जोना पेल्यूसिडा होता है, और एक उनकी आउटर कवरिंग होती है, क्राउन भी पहना होता है साथ, तो वो कोरोना रेडिएटा होती है। कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा ये दोनों ओवा की कवरिंग है जिसको डाइजेस्ट करवाना है स्पर्म ने, और उसका वो जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है जो उसके एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसने इनको डाइजेस्ट करना है। फिर उसके बाद ओवम इज सराउंडेड बाय नॉन सेलुलर लेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। तो दो लेयर्स हैं, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। उनको एक्रोसोमल प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये हाइलुरोनिडेज वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर जी ये वाला हमारे पास है एक 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, 5H1 डबल ए से आपने याद रखना है। ये यूरिन के अंदर इंक्रीज हो जाता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम में, ठीक है। उसके अंदर कैटालिटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेज होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं, वो होते हैं। फिर उसके बाद जी 5H1 डबल ए जो है ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम। कार्सिनॉइड सिंड्रोम के आप उनको फीचर्स पता है कि क्या क्या होते हैं? इसके अंदर हमारी फ्लशिंग होती है, फेशियल फ्लशिंग होती है, और इस तरह के फीचर्स आ रहे होते हैं जैसे कि एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, और ये डिफरेंट जीआईटी के ट्यूमर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, उनका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है। तो इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड होता है, एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी विनाइल मंडालिक एसिड या वीएमए। तो वीएमए जो है ना ये फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर रेज्ड होता है, इसकी यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होती है वो ज्यादा हो गई होती है। बिल्कुल ऑक्सीजोन्स हैं तो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसके अंदर ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है जो कि सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे होते हैं, तो वो इनके अंदर होते हैं। फिर जी वीएमए को आपने फियोक्रोमो, इसका सिनेरियो किस तरह से आ रहा होता है कि यंग एडल्ट है और उसके अंदर हेडक है, पैल्पिटेशंस हैं और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, और उसके यूरिनरी जो वीएमएज हैं वो रेज्ड है। तो आप डायग्नोसिस तो बना देते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा है, लेकिन फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर कौन से हार्मोन्स के लेवल रेज होते हैं और ये किस रीजन का ट्यूमर होता है, ये आप लोगों ने बताना है। फिर जी उसके बाद हमारे पास हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है अपना थॉरेक्स, और थॉरेक्स की एनाटमी है हमारे पास कौन सा रीजन है, चेस्ट वाला, और इसमें सबसे पहले हमारा हार्ट आ रहा होता है। जो हार्ट है, बल्कि इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि दिस वाज ऑल अबाउट एंडो। इस पार्ट के अंदर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप लोग क्वेश्चन कर लें, फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड है हमारी नेक्स्ट, मैं अभी ये लिंक एंड करूंगी और मैं दोबारा आप लोगों को लिंक सेंड करूंगी, तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है थॉरेक्स की एनाटमी, फिर हम उधर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ डॉक्टर नसरीन, डोंट वरी, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो ये जो चीज है ना हम लोगों ने एंड किया, अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो वो मुझे बता दें। हाइपरटेंशन जो है ना उसके साथ आपको 3 मसले मसाइल आ सकते हैं। हाइपरटेंशन के साथ अगर तो हेडेक और पैल्पिटेशंस होती है और यूरिनरी वीएमए ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा होगा जो कि एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, डॉक्टर यशरा ने हमें बताया हुआ है। और उसके साथ इसमें एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन इंक्रीज होते हैं, वेल डन डॉक्टर ज़ारा। और जो हमारे पास इसके साथ अगर हाइपरटेंशन के साथ अगर आपके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ जाते हैं तो फिर वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है, वो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड सिक्रीटिंग ट्यूमर है जो कि हमारे पास होते हैं। कौन सी डिजीज के अंदर होता है, कौन सी डिजीज के अंदर हमारे जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनके लेवल्स जो होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है वो किस में होता है, जिसके साथ हाइपरटेंशन भी होती है हमारे पास। और तीसरा, अगर हाइपरटेंशन के साथ आपको स्ट्रक्चरल फीचर्स आ रहे होते हैं तो आप वो वाला देख लेते हैं, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, अगर इसके साथ मून फेशिस आ जाते हैं, बफलो हम्प आ जाती है। मुझसे किसी ने पूछा हुआ था 231 का थर्ड पॉइंट,
मैं देखती हूँ। Patient is unconscious, BP not recordable, pulse steady, negative feedback of the aortic and carotid is increased due to arterial partial pressure of carbon dioxide. ठीक है, ये पेशेंट शॉक के अंदर है हमारे पास। इसमें बीपी बिल्कुल अनमेजरेबल है, डिक्रीज्ड है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, और जो पल्स है ना वो थ्रेडी है, यानी टेकीकार्डिक है और वैसे फेब्राइल पल्स है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा डिक्रीज्ड इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है या हमारा जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम होता है, जब वो डिक्रीज होता है तो हमारे जो है ना सेंसर्स होते हैं, बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, एओर्टिक और कैरोटिड, जो प्रेशर सेंसिंग होते हैं, और वो किसको डिटेक्ट करते हैं? आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जज करके वो उनका नेगेटिव फीडबैक होता है, जिसकी वजह से वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। तो ये वो वाला इन्होंने मैकेनिज्म बताया कि है ये भी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि ये भी जब डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ है, तो आर्टीरियल प्रेशर ऑफ द जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है आर्टीरियल ब्लड के अंदर, वो चूंकि इंक्रीज होती है, इस वजह से इनका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इनकी फायरिंग डिक्रीज होती है। रिजल्टेंटली हमारे पास ये होता है कि हम लोग अपना जो ब्लड वॉल्यूम है उसको कंजर्व करें, उसका लॉस कम हो, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो। तो ये वाली कंडीशन थी पूरी की पूरी। कोन सिंड्रोम, एक्सीलेंट, कोन सिंड्रोम होता है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, एक्सीलेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये लिंक में एंड